ॐ श्रीमात्रे नमः। नमस्कार। क्या आपने ये कभी सोचा है कि एक स्त्री शरीर पाने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य क्या है? एक स्त्री शरीर की रचना इस प्रकार की गई है कि बिना अधिक योग साधना के भी हम सूक्ष्म विषयों को अपने शरीर के अनुभव द्वारा आसानी से जान सकते हैं। महिलाओं को ऐसी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी हमारे मासिक धर्म चक्र के कारण प्राप्त होता है। अगर पुरुषों को समान स्तर की संवेदनशीलता प्राप्त होना है तो उन्हें निरंतर योग साधना करने की आवश्यकता होगी। और यही कारण है कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे महान ऋषियों द्वारा रचे गए आयुर्वेद के ग्रंथों में दिए गए मासिक धर्म के नियमों को हमारे माताओं को पता था। और इनमें से अधिकतर माताएं, विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत से है, उन्होंने तो ना आयुर्वेद का नाम सुना होगा और ना ही उन ग्रंथों को पढ़े होंगे। फिर भी जिन सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन वे करती आ रही है वो आयुर्वेद में दिए गए नियमों से बिल्कुल मेल खाती है। अगर ऐसे सूक्ष्म विषयों को महिलाओं को जानना है तो हमें मासिक धर्म के समय शरीर को स्थिर और मन को शांत रखने की आवश्यकता है। जो महिलाएं ऐसा कर पाएगी वे सभी सांस्कृतिक प्रथाओं के पीछे छुपे विज्ञान को आसानी से जान पाएगी। और यही सही तरीका भी है इन प्रथाओं के पीछे छुपे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का, विशेष रूप से उन प्रथाओं को लेकर जो आज के एपिसोड का विषय है। तो आज का विषय है मासिक धर्म के समय एकांतवास या मेंस्ट्रुअल सेक्लूशन। इसी प्रथा से जुड़ा नियम है कि एक रजस्वला महिला अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को छूती है तो उस व्यक्ति को पानी से स्नान करना पड़ता है और उस वस्तु पर भी पानी छिड़कते हैं या उसे भी पानी से धोते हैं। जब हम इन प्रथाओं में छुपे विज्ञान को देखने में असफल होते हैं तो स्वाभाविक है कि ये भेदभाव जैसा ही प्रतीत होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप इस प्रथा से जुड़े अपने सारे विचारों को और भावनाओं को अलग रखें और एक खुले मन और वैज्ञानिक जांच की दृष्टिकोण से ये पता लगाने का प्रयत्न करें कि आखिर इस प्रथा के पीछे क्या कारण है। हम पहले इस प्रथा को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की भाषा का उपयोग करेंगे और उसके बाद भारतीय ज्ञान प्रणाली की दृष्टि से भी देखेंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को समझा। अगर हमें सूक्ष्म विषयों को आधुनिक विज्ञान की भाषा से समझना होगा तो हमें परमाणु यानी एटम्स और सब एटम्स यानी उप परमाणु के स्तर पर बात करनी होगी। यानी हमें ये जानना है कि मासिक धर्म के समय एक महिला के शरीर में परमाणु स्तर पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब अनेक प्रकाशित शोध पत्र है जिसमें ये स्पष्ट दिया गया है कि मासिक धर्म के समय एक महिला का शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो प्रक्रिया है ये परमाणु स्तर पर होने वाली है और यही कारण है कि हमें परमाणुओं के बारे में थोड़ी सी गहराई में जानने की आवश्यकता है। कोई भी पदार्थ चाहे वो जीवित हो या फिर निर्जीवित वस्तु परमाणु से ही बना है। हर एक परमाणु के मध्य भाग में पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है और उसके बाहरी कक्ष में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तब वो एटम, वो परमाणु स्थिर स्थिति या स्टेबल स्टेट में होता है। लेकिन कुछ सेल्यूलर प्रक्रियाओं के कारण कभी-कभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है और तब वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं
वो अस्थिर होकर मुक्त कण या फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जब एक परमाणु मुक्त कण बन जाता है तो वो अपने आप को दोबारा स्थिर करने के लिए आसपास के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है। तब पहला परमाणु तो स्थिर हो जाता है, लेकिन दूसरा परमाणु अस्थिर होकर मुक्त कण हो जाता है। अब यही प्रक्रिया अगर निरंतर चलती जा रही है, तब अधिक रूप से हम मुक्त कणों को देखेंगे शरीर में, और उसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। जब शरीर में मुक्त कण अधिक होने के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तब हमारा जो प्राकृतिक रोग निरोधक शक्ति है, हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो कम हो जाता है, और इसी कारण हम अनेक इन्फेक्शंस के शिकार हो सकते हैं। और हाँ, यही एक कारण है कि महिलाओं से कहा जाता है कि मासिक धर्म के समय वे दूसरों से अलग रहे और एकांत निवास का पालन करें। अगर हमें इस प्रथा से जुड़े दूसरे कारण को समझना है, तो हमें ये जानना होगा कि जब एक मासिक धर्म वाली महिला किसी दूसरे व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आती है, तो उस व्यक्ति पर कैसा प्रभाव होता है। जब एक रजस्वला महिला किसी दूसरे व्यक्ति को छूती है, तो उस व्यक्ति के शरीर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस महिला के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। तब उस व्यक्ति का शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाने की संभावना है, और यही कारण है कि उस व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वो पानी से तुरंत नहाए। इसका ये कारण है कि गिरता हुआ पानी इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान कर सकती है। तो अब आप सोचोगे कि यही सलाह मासिक धर्म वाली महिला को क्यों नहीं दी जाती। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि मासिक धर्म के समय एक महिला के शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और उनका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा पॉजिटिव चार्ज का ही रहेगा। ये आवश्यक है अगर मासिक धर्म का प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चलना है। और दूसरा कारण ये है कि पानी का एक सूक्ष्म गुण है कि वो रक्तस्राव की गति को ब्लॉक करेगा या फिर उस गति को बदल देगा। महिलाएं अपने अनुभव से ये जान सकती है कि अगर मासिक धर्म के समय वो सिर पर पानी डालती है तो कुछ क्षणों तक रक्तस्राव रुक जाता है। नहाने से जुड़े नियमों के बारे में हम किसी अगले एपिसोड में और गहराई से कवर करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आधुनिक विज्ञान की भाषा से अगर इस प्रथा को समझना होगा तो हमें परमाणु स्तर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को किस प्रकार समझा। हमारे पूर्वजों को ये ज्ञात था कि मासिक धर्म के समय एक महिला प्राण शक्ति की कमी का अनुभव करती है, क्योंकि रक्त और अंडा उसके शरीर से निकलती है, और जब वो ऐसी स्थिति में रहती है तो ये स्वाभाविक है कि उसका शरीर अपने आसपास के व्यक्तियों से या फिर वस्तुओं से प्राण को ले लेती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में प्राण शक्ति कम रहती है, तब पॉजिटिव आयॉन्स अधिक मात्रा में होता है और हम उसे अपवित्र या अशुद्ध बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में प्राण शक्ति अधिक होता है, तब नेगेटिव आयॉन्स ज्यादा होते हैं और हम उस व्यक्ति या वस्तु को पवित्र या शुद्ध बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे बुरे गुणों का प्रतीक नहीं है, जिस प्रकार हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। यहाँ हम भौतिकी फिजिक्स के दृष्टिकोण से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयॉन्स और नेगेटिव आयॉन्स की बात कर रहे हैं, जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ये संकेत करता है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और नेगेटिव चार्ज स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो अब तक हमने इस प्रथा को वैज्ञानिक भाषा के अनुसार समझने का एक मार्ग दिखाया।
लेकिन मेरा आपसे यही सुझाव होगा कि आप इस प्रथा को अपने अनुभव द्वारा जानने का प्रयास करें। अगर आप एक महिला है तो अगले मासिक धर्म के समय ये ध्यान दीजिए कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास बैठते हो या उन्हें छूते हो तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर आप एक पुरुष हो तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप जब किसी मासिक धर्म वाली महिला के आसपास रहते हो या उन्हें छूते हो तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनेक महिलाओं ने मुझसे ये कहा है कि मासिक धर्म के समय पति और पत्नी के बीच अचानक से लड़ाई झगड़े अधिक हो जाते हैं, लेकिन जब वे इस प्रथा का पालन करती है तो वो कम हो जाता है। और मेरी तरह अनेक महिलाओं का ये अनुभव है कि इस प्रथा के पालन करने के कारण मासिक धर्म से जुड़ी कुछ समस्याएं अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे कि मासिक धर्म के समय चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन का अनुभव होना, अधिक क्रोध होना, या फिर पेट में दर्द होना, या फिर रक्तस्राव की गति में थोड़ा रुकावट होना। ये सभी चीजें मासिक धर्म के समय एकांतवास और अस्पृश्यता का पालन करने पर अपने आप चला जाता है। और आपको इन बातों को अपने अनुभव से जानना होगा। हाँ, हम मानते हैं कि इस प्रथा का दुरुपयोग किया होगा और यही कारण है कि बहुत लोगों को इस प्रथा को लेकर बहुत क्रोध का अनुभव होता है। लेकिन इसमें प्रथा की गलती नहीं है, लोगों के समझ में कमी है और इस कारण हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रथा को हम ठीक से समझें, अपने अनुभव द्वारा इसके कारण होने वाले प्रभाव को समझें और फिर आदरपूर्ण एक मासिक धर्म की महिला को इस प्रथा का पालन करने में सहायता करें। अगर इस प्रथा का केवल प्रतीकात्मक सिंबॉलिक उपयोग था तो हम ना तो इस विषय के बारे में बात करेंगे और ना ही इसे इतनी गहराई से समझने की आवश्यकता होती। लेकिन इस प्रथा का सीधा परिणाम मासिक धर्म वाली महिला पर और उसके आसपास के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस प्रथा को अपने अनुभव के द्वारा समझने का प्रयास करें और फिर ये निर्णय ले कि इस प्रथा का उपयोग है या नहीं। धन्यवाद। ॐ श्रीमात्रे नमः।